नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी है श्रद्धांजलि। वाजपेयी के नेतृत्व में भारत को बहुत लाभ हुआ है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की है अटल बिहारी वाजपेयी को, और ऐसे में पीएम ने कहा है कि उनकी मौजूदगी में काफी लाभ भारत को पहुंचा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व पीएम है और ऐसे में उनकी पुण्यतिथि आज है। पीएम मोदी का ये ट्वीट है जो आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। बता दें, उन्होंने ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की और सुबह सवेरे वो सदैव अटल स्मारक पे जाके भी श्रद्धांजलि अर्पित करके आए हैं। तो वाजपेयी के नेतृत्व में भारत को बहुत लाभ हुआ है, पीएम मोदी ने ट्वीट करके ये लिखा है। इसी के साथ बता दें कि बीजेपी की स्थापना भी अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, इसलिए बीजेपी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी काफी खास है और पूर्व पीएम भी रह चुके हैं। उन्होंने देश को आगे बढ़ाने में काफी मेहनत भी की है और आज उनकी पुण्यतिथि। इस अवसर पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज है और पीएम मोदी ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं पुण्यतिथि है। देश उन्हें नमन कर रहा है। बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य नेता सदैव अटल पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। वीवीआईपी ने अटल बिहारी जी को याद किया है और पुष्प भी अर्पित की है। ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। इसमें तमाम नेता पहुंचे हैं अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। पीएम मोदी भी आपको एक तस्वीर में नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में आपको जगदीप धनखड़ दिखाई दे रही हैं। तो तमाम वीवीआईपी नेता यहाँ पे पहुंचे हैं अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो पुष्प अर्पित किया है उन्होंने और श्रद्धांजलि भी दी है। तो रक्षा मंत्री भी पहुंचे हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री भी यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों में आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी नजर आ रही है और ऐसे में ये तस्वीरें सुबह सवेरे की है जब श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तमाम बड़े नेता पहुंचे थे सदैव अटल स्मारक। और इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा दें कि घोसी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई ये जानकारी है। आज नामांकन दाखिल करेंगे दारा सिंह चौहान। दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। आज कोपागंज में बापू इंटर कॉलेज में आज नामांकन दाखिल करेंगे दारा सिंह चौहान और जानकारी आप तक पहुंचा दें कि बीजेपी की तरफ से उनका ये नामांकन दाखिल होने जा रहा है और बीजेपी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। घोसी सीट से ये प्रत्याशी बनाए गए हैं। 5 सितंबर को उपचुनाव होना है और ऐसे में आज दारा सिंह चौहान जो है वो नामांकन दाखिल करेंगे। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां दारा सिंह चौहान जो है वो नामांकन दाखिल करेंगे। आज नामांकन दाखिल करेंगे दारा सिंह चौहान। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। घोसी में उपचुनाव होना है और ऐसे में घोसी सीट से प्रत्याशी बनाए गए हैं दारा सिंह चौहान। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां आज नामांकन दाखिल किया जा सकता है दारा सिंह चौहान की तरफ से और वक्त जो है 11 बजे का बताया जा रहा है जब 11 बजे नामांकन दाखिल कर सकते हैं दारा सिंह चौहान। तो 5 सितंबर को वोटिंग होनी है और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए ये सीट और सीधी टक्कर यहाँ पे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में नजर आ रही है। तो नामांकन दाखिल होगा आज दारा सिंह चौहान की तरफ से और बता दें कि इसके लिए तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में दिखाई दे रही है। ऐसे में आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और नामांकन दाखिल होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, आज नामांकन कितने बजे दाखिल होगा, क्या कुछ कार्यक्रम?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव को लेकर के जो सरगर्मियां हैं वो काफी तेज होती दिखाई दे रही है। दारा सिंह की अगर बात की जाए तो दारा सिंह का जो राजनीतिक कैरियर है उसकी शुरुआत उन्होंने समाजवादी पार्टी से की थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी से 2022 में जीत हासिल की थी, विधायक बने थे। जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि घोसी विधानसभा सीट से विधायक बने थे और घोसी विधानसभा सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया था और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक बार फिर से दारा सिंह को उसी सीट से ही जो टिकट दिया है और उसी सीट से ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दारा सिंह चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में आज दारा सिंह करीब अगर जो अनुमान लगाया जा रहा है वो करीब 2 बजे के आसपास वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, क्योंकि उपचुनाव होने 5 सितंबर को इसके मतदान होंगे और 8 सितंबर को इसके नतीजे आएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, क्योंकि देखिए जितने भी उपचुनाव हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ये कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी सारे उपचुनाव जीती है। तो ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि ये चुनाव भी जो दारा सिंह जिस चुनाव सीट से लड़ रहे हैं यानी कि घोसी विधानसभा सीट से, वो भी सीट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में दिखेगी। लेकिन इसका जो नतीजा है वो 8 सितंबर को ही पता चल पाएगा कि किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। फिलहाल आज दारा सिंह अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। दोपहर 2 बजे के आसपास तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। यानी कि सीधा मुकाबला यहाँ पे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में नजर आ रही है आशीष। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि बात की जाए जिस तरीके से दारा सिंह 2022 में वहां से विधायक बने थे घोसी विधानसभा सीट से, और उन्होंने अब इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो जाहिर सी बात है वो जो सीट थी वो समाजवादी पार्टी के खेमे में पहले थी और अब देखना होगा ये सीट किसके खेमे में आती है, कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आती है कि समाजवादी पार्टी के खेमे में जाती है। तो उसी सीट से एक बार फिर से दारा सिंह चौहान खड़े हो रहे हैं। फर्क इतना है कि इस बार वो बीजेपी के खेमे में है। देखिए क्योंकि जो सीट है यानी कि जो घोसी विधानसभा सीट है वो समाजवादी पार्टी के खेमे में थी। पहले वो समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान पर दारा सिंह चुनाव लड़े थे और दारा सिंह की जीत हुई थी। ऐसे में अब दारा सिंह की अगर बात की जाए तो दारा सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उस सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया है और दोबारा से उपचुनाव हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि चेहरा जरूर चेहरा अगर देखा जाए जो सिंबल होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, लेकिन अच्छा, और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो उसमें दारा सिंह चौहान का अहम रोल हो सकता है, क्योंकि जब योगी सरकार का पहला कार्यकाल था तब उसमें ये कैबिनेट मंत्री भी थे। देखिए दारा सिंह एक बड़े नेता हैं और इनकी जो छवि है इनके क्षेत्र में काफी अच्छी है। यानी कि हर बार वो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान पे खड़े हुए हैं तो जीत उनकी हासिल हुई, और अब भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे, तो जाहिर सी बात है जीत जो है उनकी सुनिश्चित है। लेकिन इसका जो परिणाम है वो 8 सितंबर को जब आएगा, नतीजे जब आएंगे तभी कहा जा सकता है। फिलहाल अभी यही है कि दारा सिंह चौहान आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया। कौन कौन उनके साथ मौजूद रहेगा जब नामांकन दाखिल किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि दारा सिंह तो रहेंगे दारा सिंह के साथ में और भी कई भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहेंगे, क्योंकि 5 सितंबर को इसके मतदान होने हैं और जाहिर सी बात है जब 5 सितंबर को मतदान होने तो नामांकन पत्र जब आज दाखिल करेंगे उसके बाद से वो अपना चुनाव प्रचार प्रसार अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप 2 बजे के आसपास अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे उनके साथ उनके भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता और दारा सिंह मौजूद रहेंगे। जी, कहा ये भी जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में कैबिनेट मंत्री के तौर पर भी उनको शामिल किया जा सकता है। जी देखिए कयास लगाए जा सकते हैं, क्योंकि 2024 का भी चुनाव है और 2024 के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयारी करती दिखाई दे रही है। ऐसे में अब उपचुनाव है घोसी विधानसभा सीट पर, क्योंकि घोसी विधानसभा सीट अगर देखी जाए तो वो समाजवादी पार्टी के खेमे में थी। समाजवादी पार्टी के खेमे का एक जो अहम ये कहा जा सकता है जो अहम सिक्का होता है वो अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ चुका है। तो जाहिर सी बात है 2024 के चुनाव में एक अहम भूमिका दारा सिंह की रहेगी। अगर ये घोसी विधानसभा सीट से दारा सिंह जीतते हैं तो, क्योंकि इसके जो नतीजे हैं वो 8 सितंबर को आएंगे। जी बिल्कुल, और 8 सितंबर को पता चल जाएगा कि किसकी वहां पे मौजूदगी नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका तमाम जानकारियों के लिए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आज छात्रों से करेंगे संवाद। फॉरेंसिक विज्ञान के छात्रों से सीएम का सीधा संवाद होने वाला है। 11:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान के प्रथम क्षेत्र के छात्रों से संवाद होगा सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ छात्रों से सीधा संवाद करने वाले हैं और 11:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यानी कि 11:30 बजे सीएम सीधे संवाद करेंगे छात्रों से और राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान के प्रथम क्षेत्र के छात्रों से ये सीएम संवाद करने के लिए मौजूद रहेंगे। तो सीएम योगी आज छात्रों से सीधे संवाद करने वाले हैं। उनको क्या परेशानी है, क्या आगे करना है, भविष्य के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, परेशानी भी पूछ सकते हैं और निस्तारण के निर्देश भी अधिकारी को दे सकते हैं। तो फॉरेंसिक विज्ञान के छात्रों से सीएम का सीधा संवाद आज सुबह 11:30 बजे होने जा रहा है, जो कि मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। काफी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम माने जा रहा है, क्योंकि राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान के प्रथम क्षेत्र के छात्रों से ये संवाद सीएम का होने जा रहा है। वही बता दें कि पीएम मोदी ने दी है जन्मदिन की बधाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पीएम मोदी ने जन्मदिन की बधाइयां दी है। पीएम ने ट्वीट करके सीएम को शुभकामनाएं दिया है। आपके स्वस्थ जीवन व लंबी उम्र की कामना पीएम ने ट्वीट करके ये लिखा है। तो पीएम मोदी ने आज दिल्ली के सीएम को उनके जन्मदिन के अवसर पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके उनको लिखा है कि आपके स्वस्थ जीवन और लंबी कामना की है उन्होंने। और ये पीएम मोदी का ट्वीट है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। उन्होंने दिल्ली के सीएम को ट्वीट करके जन्मदिन के अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। तो पीएम ने उनके लंबे जीवन और स्वस्थ जीवन की कामना भी की है, जो कि उन्होंने ट्वीट करके लिखा है। और इस मौके पर देखिए उन्होंने ट्वीट करके सीएम अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन की बधाइयां भी दी है। तो दिल्ली के सीएम का जन्मदिन है और इस अवसर पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके ढेरों शुभकामनाएं दिल्ली के सीएम को दी है। और ये ट्वीट है पीएम नरेंद्र मोदी का, जो आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। उन्होंने उनके स्वस्थ जीवन और लंबी उम्र की कामना भी की है। वही बता दें कि दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से फिर पार हो चुकी है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से 205.33 से ऊपर जा चुका है। यानी दिल्ली में एक बार फिर से खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से एक बार फिर से ऊपर बह रही है और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से बता दें 205.33 पार हो चुका है। और ऐसे में एक बार फिर से दिल्ली वासियों पर खतरा मंडरा रहा है। पिछले दिनों देखा था किस तरीके से यमुना का जलस्तर पहले बढ़ रहा था, घट रहा था, बढ़ रहा था, घट रहा था। तो यही तस्वीरें एक बार फिर से निकल के सामने आ रही है। और जब पिछली बार यमुना का जलस्तर बढ़ा था तो उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ भी आ गई थी। काफी त्राहिमाम दिल्ली नजर आ रही थी और ऐसे में एक बार फिर से जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। और 77वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने परिवारवाद के साथ पार्टी के फिर से सत्ता में आने के साथ ही प्रधानमंत्री ने मोदी मंत्र भी दिया। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती, और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए
परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आप सबने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया, परिवर्तन का वादा मुझे यहां ले आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उससे हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। और आने वाले 25 साल हम एक ही मंत्र को लेकर चले, ये हमारे राष्ट्रीय चरित्र के सिरमौर होना चाहिए, एकता का संदेश, भारत की एकता को जीना, भारत की एकता को आंच आए, न ऐसी मेरी भाषा होगी, न ऐसा मेरा कोई कदम होगा। हर पल देश को जोड़ने का प्रयास मेरी तरफ से भी होता रहेगा और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाए और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहेगी। अवसरों की कमी नहीं है। आप जितने अवसर चाहेंगे, ये देश आसमान से भी ज्यादा अवसर आपने देने का सामर्थ्य रखता है। और इस बीच अहम जानकारी आ रही है कि महाराष्ट्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कोल्हापुर में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। भूकंप के झटके की तीव्रता मापी गई है 3.4। तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस की गई है। जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। और बता दें कि कोल्हापुर क्षेत्र बताया जा रहा है जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और ऐसे में तीव्रता की बात की जाए तो 3.4 मापी गई है। तो एक बार फिर से महाराष्ट्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है और तीव्रता 3.4 मापी गई है। महाराष्ट्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कोल्हापुर में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और ऐसे में बता दें कि तीव्रता जो है 3.4 मापी गई है। और शिमला के कृष्णानगर में स्टालर हाउस ढहने से दबे एक व्यक्ति के धड़ की तलाश में कुछ देर बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। देर रात तक चलते राहत और बचाव कार्य के दौरान एक व्यक्ति का शव और दूसरे का सिर बरामद कर लिया गया था। वहीं धड़ का सुराग नहीं लग पाया। इस बीच पहाड़ी से लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए रात में रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। इस हादसे में 2 व्यक्ति के दबने की सूचना है। तो देखिए, दिल दहला देने वाला यह हादसा है। ये तस्वीरें हैं कि किस तरीके से मात्र 3 से 4 सेकंड में ये
3 से 4 घर ढह चुके हैं और ऐसे में सोचिए उन लोगों पे क्या बीत रही होगी जो अपने जीवन भर की जमा पूंजी इन घर को बनाने में लगा देते हैं। और मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के पास एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां बांके बिहारी मंदिर से महज कुछ मीटर की दूरी पर एक पुरानी बिल्डिंग का छज्जा ढह गया और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा तब हुआ जब श्रद्धालु दर्शन कर मंदिर से निकल रहे थे। आपको बता दें कि हादसे के बाद वहां पर चीख पुकार मच गई और आसपास के लोग मौके पर पीड़ितों को बचाने के लिए वहां पहुंचे, जिसके बाद पुलिस को सूचना नहीं दी गई और मलबे में दबे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।